मेरे YouTube चैनल परीक्षा पाथ ऑफ सक्सेस में। और आज का टॉपिक है इंटरनेशनल जीके सीरीज पार्ट 6। मोटिवेशनल कोट एक सभी के लिए, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निकलो। दोस्तों, मेहनत करना शुरू कर दो, एसआई के एग्जाम नजदीक आ गए हैं। ठीक है, पटवारी के एग्जाम भी नजदीक आ गए हैं, तो निखरने का समय आ गया। आज के जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है चीन के 17+1 से लिथुआनिया का इस्तीफा, चाडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, बारकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। बात करते हैं चीन के 17+1 से लिथुआनिया का इस्तीफा। लिथुआनिया लिथुआनिया एक बाल्टिक देश है। अभी हम अगली साइड में बात करेंगे कि बाल्टिक देश कैसे है। तो ये देखिए कि जब मैं बोलता हूँ लिथुआनिया, तो लिथुआनिया इस जगह पे है। ये है बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी के आसपास के जितने भी देश हैं वह सभी बाल्टिक देश कहलाते हैं। बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ रागा, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैप वर्क बहुत जरूरी है। लिथुआनिया नहीं पूछेंगे तो बाल्टिक सी पूछेंगे या बाल्टिक देश पूछेंगे। तो लिथुआनिया क्या है? बाल्टिक देश है, और ये पूरी जगह है मध्य और पूर्वी यूरोप के जगह है ये। चीन के साथ 17+1 सहयोग मंच। कौन सा मंच? 17+1 सहयोग मंच। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। एक का मतलब है चीन, एक के साथ 17 अलग बाल्टिक देश या मध्य और पूर्वी यूरोप के देश, ये 17 देश, ये चीन के एक सहयोग मंच है। इस सहयोग मंच का काम क्या है? इस सहयोग मंच का काम है कि क्षेत्रों में निवेश, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप यानी मध्य और पूर्वी यूरोप के सदस्य देशों के बीच में निवेश और व्यापार पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है इसकी स्थापना, 17+1 सहयोग मंच की, जो कि की गई है 2012 में बुडापेस्ट में। अब लिथुआनिया इससे अलग क्यों हुआ, इस्तीफा क्यों देना पड़ा इसको? तो उसका यह कारण है कि लिथुआनिया ने 17+1 सहयोग मंच को विभाजनकारी कह दिया। विभाजनकारी का मतलब है यानी देशों में फूट डालने वाला काम करना शुरू कर दिया। तो उसने जब विभाजनकारी कहा तो उसके बाद उसने इस्तीफा दे दिया, जिससे ये समूह क्या हो गया? 16+1 का हो गया, जिसमें एक की भूमिका मैंने आपको बताई, चीन की है। अब जब ये अलग हुआ तो इसने दूसरे मध्य यूरोपीय संघ के सदस्यों को ये कहा कि आप चीन के साथ 27+1 का दृष्टिकोण करें, यानी 27 देश चीन के साथ जुड़ जाएं और इस संवाद जारी रखें और इसको और आगे बढ़ाएं। ये जो मंच है ये चीन के नेतृत्व वाला है, चीन का ही इस पे पूरा एक तरह से एकाधिकार है 17+1 पे। अब ये देखिए, चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ पर ये दोनों ही मैप, ये वाला मैप और ये वाला मैप, ये दोनों ही मैप बुडापेस्ट को बताने के लिए डाले गए हैं। बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, ये देखिए यहाँ पर हंगरी, इस जगह पर ये है हंगरी, और बड़े देखिए तो इस तरफ यहाँ पर बाल्टिक सी आ गया। बाल्टिक सी के पास लिथुआनिया जिसने इस्तीफा दिया, और लिथुआनिया से ही थोड़ा नीचे पोलैंड, और पोलैंड के नीचे हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। क्या राजधानी है? बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट में इसकी स्थापना हुई थी 17+1 की। तो मैप पर मैंने जैसा आपको पहले भी बोला, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला आता है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। ये है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का लोगो, जो कि इसका जारी करता है, चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जो कि ये इंडेक्स जारी करता है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, सिंगापुर का मैप पर भी बताऊंगा। इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। अब ये जारी करने के लिए जो आधार दिए गए हैं वो 7 तरीके के अलग अलग आधार है, जिसमें है नेतृत्व, दूरदर्शिता, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा, आकर्षक बाजार, मजबूत संस्थाएं, वित्तीय उद्यमशीलता, मजबूत कानून और नीतियां, और लोगों के उत्थान में मदद। कुल मिला के अगर हम जब सातों को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है, ये सातों के सातों ये सब एक देश की गवर्नेंस के बारे में बताते हैं, सुशासन के बारे में बताते हैं। तो ये जो इंडेक्स जारी किया गया है, इस इंडेक्स में 104 देश सम्मिलित हैं विश्व भर के, जिसमें से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने, और भारत का स्थान है 43वां। ये सूचकांक किस लिए होता है? ये होता है
सरकार की क्षमताओं और प्रभावशीलता को मापने के लिए, और ये सूचकांक हर वर्ष जारी किया जाता है। क्या काम करता है? सरकार की क्षमता, यानी सरकार कितनी क्षमता के साथ काम कर रही है, सरकार का प्रभाव कैसा है, इसको मापने के लिए सूचकांक जारी किया जाता है। अब भारत ने इस सूचकांक के अनुसार गवर्नमेंट के इंडेक्स में गवर्नमेंट इंडेक्स में यानी गुड गवर्नेंस में सुशासन के लिए क्या किया? तो सबसे पहले तो भारत ने खुद सुशासन सूचकांक जारी किया, जिसमें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जो भारत का कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, उसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये काम उसने अच्छा किया कि सुशासन सूचकांक का। दूसरा है सुशासन दिवस, जो कि हमारे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो जन्म दिवस है वह है 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सुशासन दिवस की यहाँ बात आ गई है, तो ये दिखती बात है कि ये करंट का टॉपिक है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुशासन दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पूर्व पीएम की जयंती के, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे 25 दिसंबर को हर वर्ष। और क्या किया भारत ने? राष्ट्रीय ई शासन योजना, इसका काम है जो सरकारी सेवाएं हैं उनको सार्वजनिक सेवा प्रदाता केंद्र यानी जो ई मित्र वगैरह हैं, इनके द्वारा आम आदमी तक पहुंचाना, सरकारी सेवाओं को, सरकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया जाता है राष्ट्रीय ई शासन योजना के द्वारा। और क्या किया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो कि कांग्रेस सरकार के समय किया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसका क्या काम है? शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ताकि हर काम पारदर्शिता के साथ हो सके, किसने कितना काम किया, नहीं किया, वो सब पता चल सके। दूसरी और क्या नीति आई? नीति आयोग, जो कि पहले क्या था? योजना। फिर था मेक इन इंडिया और लोकपाल, इस पर भी बहुत बहस हुई थी। ये सभी क्या है? सुशासन को दर्शाते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया कि इसका मुख्यालय कहां पर है? सिंगापुर। तो बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर, ये देखिए, ये है इंडोनेशिया। क्या है ये? यहाँ पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सभी जानते हैं, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, ये सभी क्या? द्वीपीय राष्ट्र। ये है मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का जल संधि। यहाँ पर आता है मलेशिया। पेनिनसुलर का मतलब ये होता है तीन तरफ से, एक, दो और तीन तरफ से जो पानी से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। जैसे इंडियन पेनिनसुला, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तो वो क्या है? इंडियन पेनिनसुला। ये है मलेशिया पेनिनसुलर, तीन तरफ से घिरा हुआ। मलेशिया के बिल्कुल नीचे है यहाँ पर सिंगापुर। ये रहा सिंगापुर। कहां पर है? मलक्का जल संधि और साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर के बीच में सिंगापुर। उसके बाद उसने बोला शीर्ष स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने। तो फिनलैंड भी देख लेते हैं। अभी हमने बात करी लिथुआनिया की, ये यहाँ पे लिथुआनिया, जो कि क्या है? एक बाल्टिक देश है। इधर का हिस्सा, ये रशिया से इधर इधर का हिस्सा, ये वाला, ये पूरा, ये क्या है? ये बाल्टिक देशों की श्रेणी में आते हैं। बाल्टिक देश, बाल्टिक सी के, बाल्टिक सागर के ऊपर की तरफ है फिनलैंड। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी नॉर्वे की, उससे पहले बात करी थी डेनमार्क की और जर्मनी की। तो ये भी सब कहाँ है? बाल्टिक सी के पास में। नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में, और फिनलैंड बाल्टिक सी के ऊपर की तरफ और आर्कटिक ओशियन के नीचे की तरफ, यानी आर्कटिक महासागर के नीचे की तरफ है फिनलैंड, जिसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है बराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बराकाहा क्या है? ये एक संयुक्त अरब अमीरात, सबसे पहले बात आ गई संयुक्त अरब अमीरात, तो इसका मैप वर्क देख लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात का। तो यहां पर देखिए, ये है संयुक्त अरब अमीरात। इस जगह पे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में संयुक्त अरब अमीरात, एक नौका के जैसा इसका नक्शा है। कहां पर है? गल्फ की खाड़ी में, ओमान और कतर के बीच में, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, और गल्फ की खाड़ी में पास में। नौका के समान है इसका नक्शा। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी। तो बराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र
जिसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हो गया। वाणिज्यिक संचालन का मतलब यह है कि अब इसने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है, ऊर्जा बेचनी शुरू कर दी है। पूरे अरब जगत का यह पहला परमाणु संयंत्र है। कैसा संयंत्र है? पहला परमाणु संयंत्र है। और कहां पर है? अबू धाबी के अल डबरा में। अभी मैंने आपको बताया यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी के अल डबरा नामक जगह पर ये स्थित है बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसकी कुल क्षमता है 5600 मेगावाट। इतनी ऊर्जा ये पैदा कर सकता है कि जिसमें यूएई का 25% ऊर्जा की आपूर्ति करने की इसमें क्षमता है। कितनी? पूरे यूएई का 25% ऊर्जा ये आपूर्ति कर सकता है, 25% ऊर्जा पैदा कर सकता है। अब ये किसने बनाया है? तो अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम, एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन ईएनईसी और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। कोरिया यहाँ पे दक्षिण कोरिया। कोरिया कौन सा है? दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया से तो उम्मीद भी नहीं है। तो यह है दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जिसको हम बोलते हैं कैपको। इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण और संचालन किया है। तो इनका देख लेते हैं। जब इन्होंने इनका निर्माण और संचालन किया, जब पूरा बन गया, तो ये उसकी फोटो है। ये है यूएई के सुल्तान और ये है दक्षिण कोरिया के जो प्रतिनिधि है, जो दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि है, कैपको के प्रतिनिधि है, ये है उनकी तस्वीर। ये है यूएई का फ्लैग यानी यूएई का झंडा और ये है दक्षिण कोरिया का झंडा। आप दोनों झंडों को भी ध्यान रखें, काम आएंगे। अगली बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कौन किससे आगे है, प्रतिस्पर्धा कैसी है, इसके ऊपर बात है। तो इसकी जारीकर्ता कौन है? आईएमडी, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? स्विट्जरलैंड ने। किसने प्राप्त किया है? स्विट्जरलैंड ने। तो इसको भी देख लेते हैं। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बात करी जर्मनी की। जर्मनी से नीचे की तरफ, जर्मनी और फ्रांस के नीचे है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी है बर्न। कौन, क्या राजधानी है? बर्न। इस कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 43वां। अब ये कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी करने के लिए कुछ कारक हैं और वो कारक क्या है, यानी किसी देश की क्षमता कैसे पता लगेगी? वो लगेगी आर्थिक प्रदर्शन से, यानी उस देश का आर्थिक ढांचा कैसा है। सरकारी दक्षता, यानी सरकार किस तरीके से काम करती है। व्यवसायिक दक्षता, यानी कि वहां का बिजनेस कैसा है। बुनियादी ढांचा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे लोगों का रहन सहन के मकान, घर, बिल्डिंग कैसी है, रोड कैसी है, पानी की सुविधाएं कैसी है। ये सब कारक हैं इसके लिए, आर्थिक, सरकारी, व्यावसायिक, बुनियादी। यह सूचकांक क्या करता है? 64 अर्थव्यवस्थाओं की, विश्व की 64 अर्थव्यवस्था, यानी 64 अर्थव्यवस्था का मतलब है 64 देशों को रैंक प्रदान करता है। कैसे मापता है? आर्थिक सेहत को मापता है। किसको मापता है? आर्थिक सेहत को मापता है, जिससे ये पता लगाता है कि लोगों के समृद्धि के लिए, लोगों के फायदे के लिए किस हद तक बढ़ावा दिया है किसी देश ने। तो ये मापता है आर्थिक सेहत को किसी देश की, जिससे लोगों की समृद्धि का पता चल सके। लेकिन भारत की स्थिति इसमें क्या है? तो 2021, 20 और 19 यानी पिछले 3 सालों से भारत 43वें स्थान पर बना हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? उस कारण भी है। स्थिर सार्वजनिक वित्त, यानी कि जो पब्लिक इकोनॉमी है वो स्थिर थी। दूसरा, जो महामारी की वजह से 7% का घाटा रहा था, सरकारी घाटा, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल डिफिसिट, सरकारी घाटा जो कि 7% का रहा, वो भी कोई फर्क नहीं कर पाया। उसके बावजूद भी, इस महामारी के बावजूद भी सरकार ने निजी कंपनियों को सहायता के लिए सब्सिडी दी, जिसके कारण सरकारी दक्षता में सुधार किया। किसमें सुधार हुआ? सरकारी दक्षता में। किसमें सुधार हुआ? सरकारी दक्षता में। तो सरकारी दक्षता में सुधार हुआ, लेकिन बाकी बाकी जो 3 मापदंड है उनका क्या हुआ, तो उनका भी देख लेते हैं। आर्थिक प्रदर्शन में भारत का स्थान है 37वां। कैसा स्थान है? 37वां आर्थिक प्रदर्शन। ये है आर्थिक प्रदर्शन के लिए लोगों। सरकारी दक्षता में 46वां स्थान है। 2020 में 50वां स्थान था यहाँ पे, यानी कि हम 4 पायदान ठीक हुए हैं, क्योंकि हमने क्या किया? सब्सिडी प्रदान करी। क्या दी हमने? सब्सिडी दी। व्यवसायिक दक्षता या 32वां स्थान। आधारभूत संरचना
49वां स्थान। ये 46वां स्थान और 49वां स्थान दोनों ही महत्वपूर्ण है। 46वां इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2020 में हम 50वें स्थान पे थे और आधारभूत संरचना इसलिए महत्वपूर्ण है कि 64 देशों में से, कितने देशों में से, 64 देशों में से भारत का 49वां स्थान है, जो कि ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का बुनियादी ढांचा, आधारभूत संरचना इतनी अच्छी नहीं है। और ये तीनों रैंकिंग है कि पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे डेनमार्क। ठीक है, अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और ये है ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। नाम में कंफ्यूज ना हो सकता है कंफ्यूज हो, तो ध्यान रखें, शक्लों से पहचान ले। जिनके बाल बिखरे हुए हैं वह है ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, जिनके बाल ही नहीं है वो है स्कॉट मॉरिसन। इन दोनों के बीच एक बातचीत हुई जिसके तहत मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए, सहमति बनी। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि इसको बहुत सराहा जा रहा है। और भारतीय प्रशांत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? भारतीय प्रशांत क्षेत्र। तो अब ये कैसा होता है भारतीय प्रशांत क्षेत्र? अब देखिए, इंडियन ओशन सिर्फ भारत के नीचे नहीं है। इंडियन ओशन यहां से लेकर लगभग यहां तक है। इधर पैसिफिक ओशन जो है वो यहां से लेकर यहां तक है। तो ये जो जगह है, ये वाली जगह, इस जगह को हम मान लेते हैं ये है भारतीय प्रशांत क्षेत्र। ये क्या है? भारतीय प्रशांत क्षेत्र। ये इंडियन ओशन, ये पैसिफिक ओशन यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। इसके बीच जिस जगह पे ये दोनों कट रहे हैं, ये है भारतीय प्रशांत क्षेत्र, जिसमें भारत तो आता ही है, सीधी सी बात है। तो इस जगह को बोला जा रहा है प्रवेश द्वार। क्या बोला जा रहा है? प्रवेश द्वार। क्योंकि ये तो है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ कहीं है यूके, इस जगह पर है यूके। तो इन दोनों के बीच की जो जगह है वो है प्रवेश द्वार। क्या है? प्रवेश द्वार। अब इसमें हुआ क्या है, जो ब्रिटेन के जो सामान है, यानी ब्रिटेन के जो गुड्स हैं, उन पर शुल्क समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शुल्क की समाप्ति कर दी गई है, जिसकी वजह से नौकरियां और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, यानी और व्यवसाय और नौकरियां मिल सकती है। तो मुक्त व्यापार समझौता दोनों देश के लिए बहुत अच्छी चीज है, जो कि दूसरे देशों को भी बढ़ावे का और मौका देगा।